आज की वीडियो में हम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का यूनिट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिट 1 से 4 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपके पेपर बिल्कुल सर पर हैं तो पहले उन चारों वीडियो को देखें और उसके बाद इस 5वीं वीडियो यानी 5वें यूनिट को ध्यान से पढ़ें। तो जो यूनिट का नाम है वो है समकालीन जीवन शैली और तनाव प्रबंधन। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर आप जो हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे हमारी लाइफ की, तो उससे कैसे मैनेज किया जाए। तो क्योंकि यूनिट के नाम में ही आ रहा है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप ये देखिए, इस यूनिट से कुछ और आए या ना आए, ये तो ज़रूर आएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, तो ध्यान से इस यूनिट को पढ़ें। और इस टॉपिक को भी यूनिट के अंदर जब ये आएगा तो मैं सारे पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक है आपका जीवन शैली रोग, यानी कि जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो, यानी कि जो जीवन जीने का आपका तरीका है। जैसे सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है तो आपका भी अलग होगा, तो हर किसी के लाइफ स्टाइल से जो बीमारियां हो जाती हैं वो कौन सी जनरल बीमारियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको मिल जाएगा जिसको ये प्रॉब्लम होती है। खासकर अगर गर्ल्स की बात करें तो उनको हमेशा ही लगता है कि वो वेट गेन कर रही हैं, और रियल में भी ऐसा होता है। तो ये लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली से रिलेटेड एक बीमारी है। वैसे हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन ही दिया जाए कि आप जीवन शैली रोग का उदाहरण दीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए, या 2 उदाहरण दीजिए। तो चाहे एक आए या 2 आए, मैं आपको यहाँ पर 2-3 बीमारियाँ करा दूँगी, जिसमें सबसे पहले है मोटापा यानी ओबेसिटी। अब किस तरीके से पहचाना जाए, मतलब कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो रियल में मोटे हैं, मतलब ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं। कई फीमेल या लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये भ्रम होता है कि उनका वेट ज़्यादा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, वो फिट होती हैं। तो इसको देखने के लिए कि आपका वेट बढ़ा है या आप मोटापे के शिकार हो या नहीं, सीधा सा फॉर्मूला जो आप बहुत पहले भी जानते होंगे वो आपको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, आपका जो शरीर का भार है इन किलोग्राम और जो आपकी ऊंचाई है वो मीटर में आपको क्या करना होता है, इसको डिवाइड कर देना होता है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए आपका आंसर आया है 18.5 से मतलब कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अल्पभार हो, मतलब आप कम हो, मतलब आप मोटे तो हो ही नहीं, ओबेसिटी तो छोड़ो, आप एकदम कमज़ोर हो, आपको और खाने की ज़रूरत है, बल्कि थोड़ा आपको गेन करने की ज़रूरत है वेट। तो उसके बाद आता है आपका 18.5 से अगर 24.9 आ रहा है तो नॉर्मल है, आपका जो वेट है नॉर्मल है, बिल्कुल घबराइए मत, आप मोटे नहीं हैं। आप अभी जो है BMI इंडेक्स का यूज़ करें और पता लगाएं कि आप अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहे हैं देन यू आर एब्सोल्युटली फिट। अगर आपका 25 से 29.9 के बीच में अगर आंसर आता है दैट मीन आप मोटापे के फर्स्ट स्टेज पर हो, ओबेसिटी का स्टेज 1 है आपका, सुधर जाओ और खाने पीने पर ध्यान दो। और अगर आपका 30 से 34.1 के बीच में आंसर आता है दैट मीन आप ओबेसिटी के स्टेज 2 पर पहुंच गए हो। अभी तो आपको मतलब एकदम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डाइट की ज़रूरत है, मतलब आप सच में मोटापे के शिकार हो। तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से ओबेसिटी होती है, कैसे पता लगाया जाए, लेकिन इसके कारण क्या है ओबेसिटी होने के। तो बहुत ही इजी और सामान्य से कारण है। आप डेली लाइफ का, ये बीमारी है तो डेली लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। पहला, ऊर्जा सेवन व कम उपयोग। जो आप ऊर्जा ले रहे हैं, मतलब जो खा रहे हैं, वो खा तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन यूज़ कम कर रहे हैं उसको, मतलब फिजिकली एक्टिविटीज़ आप कम कर रहे हैं। सेकंड, चर्बी युक्त आहार, जिसमें ज़्यादा चर्बी होती है, जैसे आपका फास्ट फूड, जंक फूड हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो खाते हैं। कम व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज तो आप करते ही नहीं हैं।
और शारीरिक क्रियाएं भी नहीं करते, थोड़ा बहुत योग भी नहीं करना और दौड़ना भी नहीं है, वॉक भी नहीं करना है। तैलीय आहार जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, पकोड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो ये सब रीज़न हो सकते हैं ओबेसिटी के। तो अगर आप ओबेसिटी इस शिकार हैं तो आज ही इन चीज़ों को छोड़ें। नेक्स्ट है आपका हृदयघात यानी हार्ट अटैक। लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? आपने सुना होगा किसी को हार्ट अटैक आ गया अचानक से और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके रीज़न क्या हैं? एक तो मानसिक दबाव, अगर कोई मेंटली प्रेशराइज रहता है व्यक्ति, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बातें हैं जो मेंटली उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस करती हैं, तो फिर वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। तनाव बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्ट्रेस लेता है तो फिर उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोषपूर्ण चिंता, ऐसी चिंताएं मतलब ओवर थिंकिंग कहते हैं तरह से, वो करना भी इसका रीज़न है। इसके बाद कम बोलना। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं बोलता वो हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। इसका ये मतलब है जो लोग बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं, मतलब चीज़ें शेयर नहीं करते, मन में बातों को रखते हैं और फिर धीरे धीरे वो बातें उनको अकेले ही कचोटती रहती है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना तो हमारा मन हल्का हो जाता है, और ऐसे लोग अपना मन हल्का नहीं कर पाते तो फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस उनको हो जाते हैं। उसके साथ ही बहुत बड़ा रीज़न है गहरा धक्का। अगर किसी को सडनली कोई गहरा धक्का लग जाए, किसी करीबी की मौत हो जाए, तो ऐसे में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता लगेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक के लक्षण हैं? एक तो सांस भारी हो जाती है, सीने में दबाव पड़ता है, देखेंगे सीना पकड़ लेता है एक बार को तो इंसान, वहाँ उसको दर्द महसूस होता है सीने में, सांस फूलने लगती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इन लक्षणों को आप जैसे ही देखें तुरंत समझ जाएं कि हार्ट अटैक के लक्षण हैं और फिर उसका ज़रूरी इलाज जो है वो कराएं। बचाव, अब देखिए आप डॉक्टर तो है नहीं कि दवाइयाँ दे देंगे, लेकिन फिर भी कुछ बचाव ऐसे भी हैं जो हम खुद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इंसान को बचाने की। एक तो सकारात्मक रहना, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पास फेल होता रहेगा, लेकिन लाइफ रहेगी तभी तो पास होगे या फेल होगे। तो सकारात्मक बने रहो। उसके बाद खुश रहो, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वो करो। दूसरों से बातचीत करो, शेयर करो। खुशियाँ नहीं तो प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट शेयर कर ही लो यार। और फिर तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, और आत्मविश्लेषण यानी खुद को भी आप एनालाइज करें कि आप अपनी लाइफ में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या करने से क्या होगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा एनालाइज करना ज़रूरी है चीज़ों को। उसके बाद एक और बीमारी है आपकी अल्जीमर कहते हैं इसको, नाम थोड़ा अटपटा है बट है कुछ नहीं है। ये एक मस्तिष्क रोग है, इसमें निरंतर याददाश्त में कमी आती रहती है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, एकदम से याददाश्त ही चली जाती है। ऐसा वाला सीन नहीं है कि पूरा ही याददाश्त चला गया, लेकिन हाँ इसमें ये होता है कि आप छोटी छोटी बातों को ना, और वो भी बहुत थोड़े समय में ही भूलने लग जाते हैं। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तो ये वंशानुगत असामान्यताएं हो सकती हैं कि अगर पेरेंट्स को ऐसी कोई बीमारी थी तो ये इनहेरिटेड होकर आपके अंदर आ गई है। सेकेंड थिंग कि मस्तिष्क में एल्यूमिनियम की अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो भी हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, बातें भूलने लग जाते हैं। इवन याद की हुई चीज़ भी हम एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, या फिर टेस्ट में भूल जाते हैं, या थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं। सोच व चिंताएं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, तरह तरह की चीज़ें सोचते रहते हैं, तो ऐसे में भी हम ना चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। नशे की लत, जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट, बीड़ी और अदर चीज़ें भी हैं, तो आप वैसे देखेंगे उसको होश ही नहीं होता उस इंसान को कि उसने रात को क्या कहा और फिर वो सुबह क्या कह रहा है, उसको खुद ही नहीं पता होता। उसके बाद कम क्रियाशील, जो लोग बिल्कुल क्रियाशील नहीं होते, आलसी होते हैं, कुछ पता नहीं है, ना तो उनका शरीर काम करता है ना तो ही उनका दिमाग ही काम करता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका उपचार कैसे करेंगे? अच्छी देखभाल करें, मानसिक शांति रखें, मतलब जो भी इसके कारण है ना उसको उल्टा कर दीजिए। तनाव से दूर रहें, नशे से बचें, और खाना जो है वो स्वस्थ खाएं। आप ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, उल्टी सीधी कूड़ा चीज़ तो बिल्कुल ना खाएं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है तनाव की समझ, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। कि ये स्ट्रेस होता क्या है ये ज़रूर पढ़ें, टॉपिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो क्या होता है भाई स्ट्रेस? ये शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है आपकी, मतलब इसमें आपकी बॉडी भी इफेक्टेड होती है और माइंड तो इफेक्टेड होता ही होता है। इसमें उत्तेजना और असंतुलन, बिल्कुल क्या कहो कि स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। क्रियाकलाप की ये दशा है और व्यक्ति के सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बाधा, जो नॉर्मल आपकी लाइफ होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ड्रेवर नाम के एक मनोवैज्ञानिक है जिसने तनाव की परिभाषा दी और कहा कि संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना व परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता। मतलब आपके व्यवहार में जो चेंजेस आ जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, और फिर आप क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो, कि एक व्यक्ति है जो जिसको भूख लगती है, तो भूख लगने से क्या होता है, उसके अंदर तनाव उत्पन्न होता है कि उसको खाना चाहिए। अब भूख के साथ साथ तनाव में वृद्धि होगी और तनाव की वजह से उसे भोजन खोजने के लिए क्रियाशील बनना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेस कई बार आपको पॉजिटिवली भी मोटिवेट करता है चीज़ों को करने के लिए। तो भोजन मिल जाने पर उसका जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम प्रेशर लेते हैं ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर आप ना उस स्ट्रेस की वजह से भी पढ़ना चालू कर देते हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते जब आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है तो आप स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। तो ये वाला उदाहरण भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप बताइए कि इस तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आपके सिलेबस में दिया गया है मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगी। पहला, घरेलू विवाद, आपके डोमेस्टिक मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक झगड़े हो गए, पारिवारिक माहौल हो गया, घर में किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा होता है, गाली गलौज होते हैं, या बड़े लोग आपस में लड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, स्ट्रेस जो है लोगों में हो जाता है। चाहे वो पेरेंट्स हों या बच्चे हों, दोनों ही स्ट्रेस वहाँ पर लेना चालू कर देते हैं। उसके बाद आपको सेकेंडली व्यवसाय संबंधी विवाद हो सकता है, जो भी आपका जॉब है या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्कूल लाइफ हो गई, उससे रिलेटेड जो भी आपके कहते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, उससे स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे किसी का व्यवसाय है तो उसको कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हो गया, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है या स्कूल का काम बहुत ज़्यादा है, ओवरबर्डन है, तो फिर आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। आयु के अनुसार भी जो है स्ट्रेस जो है वो अपनी प्रवृत्ति को बदलता रहता है। जैसे टाइम के साथ एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे आप देखेंगे ज़्यादा उम्र जो हो जाते हैं, कई बार ओल्ड एज में लोग ज़्यादा ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और यंगस्टर की हर चीज़ पर वो चिल्लाना चालू कर देते हैं। उसी तरह से टीनेजर्स की अगर बात की जाए तो वही, मतलब टीनेजर्स तो इतने हैं कि चिड़चिड़ापन और उनकी बात ना मानो, उनकी ना सुनो, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर जाएंगे। तो वो तो छोटी छोटी बात पर तनाव लेने लग जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की। मतलब छोटी छोटी बातों पर टीनेजर्स जो है वो तनाव लेने लगते हैं। तो आयु के अनुसार भी तनाव अपनी प्रवृत्ति बदलता रहता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य संबंधी, यानी अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप बीमार रहते हो कंटिन्यू, तो भी आप स्ट्रेस लेने लगते हो कि ऐसा क्यों है, आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है, आपके अंदर से ना एकाग्रता एकदम भंग हो जाती है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो अपने बारे में भी और अपनी लाइफ के बारे में भी। इसके साथ साथ वित्तीय विवाद, यानी पैसों से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इससे आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, नेगेटिव आप सोचने लगते हो और कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके माइंड में बन जाता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं स्ट्रेस के। अब हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन की तकनीकें, यानी टेक्निक्स या उपाय जिसके ज़रिए आप इन जो तनाव आपको हो रहा है इसको कैसे दूर करेंगे। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा शारीरिक क्रियाओं में भागीदारी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं या स्ट्रेस वाला माहौल है आपके आसपास, तो आप क्या कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक जाएं, अपनी बॉडी पर ध्यान दें। इस तरीके से आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ बटेगा। उसके बाद आता है आत्मविश्वास बनाएं। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, चाहे तो मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए किसी की, या आपको मोटिवेशनल कहानी पढ़नी है, किसी राइटर को पढ़ना है तो वो कीजिए।
शौक को विकसित करना। आप क्या करो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दो कि आपके अंदर क्या हॉबीज़ है। आपको नाचना पसंद है, क्या आपको गाने सुनना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो आप वो करो, उस तरफ ध्यान दो। हॉबीज़ जो भी है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। फिर तनावग्रस्त व्यक्ति और कारकों से दूर रहना। जो लोग आपको तनाव देते हैं या जो चीज़ें आपको तनाव देती हैं, जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको स्ट्रेस होता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे तो आप तनाव से भी दूर रहेंगे। उसके बाद तनावयुक्त विचारों के बारे में ना सोचें। सीधा सीधा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो होगा देखा जाएगा। आप उस समय जो कर सकते हो वो करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो। आपका जो काम है आप वो करते रहिए। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा करेंगे, अच्छा होगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रखें और लाइफ में आप आगे बढ़ें। और हाँ, ये चीज़ें सिर्फ पेपर में लिखने के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको रियल लाइफ में भी यूज़फुल होंगे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगला टॉपिक है योग, पोषण और व्यायाम, यानी योगा, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के महत्व क्या होते हैं। यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं योग क्या होता है या व्यायाम क्या होता है, ये आप पहले से भी जानते हो। योग के बारे में आपने फर्स्ट टर्म में इतने अच्छे से मतलब पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी, तो अभी आपको दोबारा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक वो ये है कि इनका महत्व क्या है। आपके सिलेबस में भी इम्पॉर्टेंस पूछा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तो प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में ये इन्हांस करता है। उसके बाद विभिन्न रोगों से मुक्ति देता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो और योगा करते हो। तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, आपका मेंटली लेवल आपका अच्छा हो जाता है, आप ठीक ठाक सोचते हो, चीज़ों को पॉजिटिव सोचते हो। शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधार होगा ही अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे तो। फुर्तीलापन आएगा आपके अंदर। ऑफकोर्स आप अच्छा खा रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप फुर्तीले ही होगे ना। उसके बाद आपका अपनी इंद्रियों पर, जो आपकी सेंसेस होती हैं, उस पर कंट्रोल हो जाता है। चीज़ों को किस प्रकार से पकड़ना है, क्या करना है, देखना है, मतलब हर चीज़। आप ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है आपकी, एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है आपकी, और तनाव को रोकता है। मेन कि आपका स्ट्रेस भी दूर करता है। अब आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका स्वास्थ्य व उपचार की वैकल्पिक पद्धतियाँ, यानी कि आप क्या करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ और जो भी बीमारियाँ आपको होती हैं उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके कौन कौन से ऑप्शनल यानी अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं आपके पास। तो आज के टाइम पे तो बहुत ही बड़ा है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको दवा दे देगा। तो सिर्फ एक ही नहीं है, आपके पास और भी चीज़ें हैं, अनेकों तरीके हैं जिससे आप चिकित्सा करा सकते हैं। पहला है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। आपने सुना होगा आयुर्वेदा, तो ये जो है ये भारत में ही उपजा है, भारत में ही इसका जन्म हुआ है। और एक धन्वंतरी नाम के वैद्य थे जिनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। आप चाहे तो पतंजलि का भी एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हैं। ये प्राचीन काल में बहुत ही उपयोगी था। इसके अंदर कफ और पित्त का निराकरण करा जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि कफ और पित्त ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरी लाइफ, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, तो इसका निराकरण करते हैं। इसमें जड़ी बूटियों को उबाल कर और पीस कर इस तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसको जो है ना, अगर आप इसका सेवन करते हैं आयुर्वेद का, तो ये लंबे टाइम के बाद आपको अपनी जो भी बीमारी है वो दूर होगी। बेसिकली ये जड़ से ख़त्म करता है चीज़ों को। उसके बाद सेकंड है यूनानी चिकित्सा पद्धति। तो नाम से ही पता चल रहा है ये यूनान यानी ग्रीस में जन्मा है और ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। ये भी जो है आयुर्वेदिक पर ही आधारित है, आयुर्वेद की तरह ही है। और एक दिल्ली में तिबिया कॉलेज है जहाँ पर इसकी पढ़ाई भी होती है और इसी के ज़रिए लोगों का इलाज भी होता है। और जो इसकी किताबें हैं वो उर्दू और फारसी की भाषाओं में लिखी गई इसकी चिकित्सा की पुस्तकें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारत में मुस्लिम राजवंशों का उदय हुआ था, उस समय पर इसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। उसके बाद आता है होम्योपैथी। आपने सुना होगा, कई लोग इससे अपना इलाज करवाते हैं आज के टाइम पे भी। ये यूरोप में जन्मा था और 18वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ, मतलब ये ज़्यादा पुराना पद्धति नहीं है।
इसके जो जन्मदाता हैं वो डॉक्टर हनीमैन को माना जाता है। इसमें रोग के मूल कारण को हटाया जाता है, जैसा कि आयुर्वेद में भी होता है। और होम्योपैथी में ना दवाइयों से ज़्यादा परहेज पर बल दिया जाता है कि आप ना परहेज पर ध्यान दो, और दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप परहेज करो। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसमें जो है परहेज पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके बाद आता है एलोपैथी। तो एलोपैथी को इस तरह समझिए कि आज की जो हमारी प्रणाली है ना डॉक्टर्स वाली, उसे हम कहते हैं एलोपैथी। इसमें जो है आज का विज्ञान चिकित्सा है, और इसमें कीटाणुओं को खत्म करने पर बल दिया जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो डॉक्टर पता लगाते हैं कौन सा कीटाणु है, फिर उसको नष्ट करने की दवाइयाँ आपको देते हैं। इसमें टीका, कैप्सूल, गोलियाँ बहुत तरीके की दी जाती हैं, और कम समय में ही आपको आराम हो जाता है ना। जैसे अभी आपको सर दर्द होता है, आप सैराडन ले लेते हो, तो ये एलोपैथी का ही एक हिस्सा है। इसमें जो हो बहुत बड़े बड़े शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन अब आप देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा योग भी एक तरह का अल्टरनेटिव सोर्स है जिससे आप अपनी हेल्थ और हीलिंग कर सकते हो। ये भारतीय धरोहर है योग, और इसमें आंतरिक सफाई पर बल दिया जाता है कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपका शरीर भी बीमारियों से दूर रहेगा। और इसमें स्नायु तंत्र में सुधार पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ योगा करने से आपके अंदर फुर्तीलापन आएगा, जिससे कई बीमारियां वैसे ही दूर रहेंगी, और मानसिक और शारीरिक विकास भी आपका होगा। इसके अलावा ये मैंने 5 आपको करा दिया। इसके अलावा भी मालिश से भी एक तरह की चिकित्सा की जाती है, कई तरह के तेलों का प्रयोग करके। फिजियोथेरेपी होती है जिसमें फिजिकली आपकी बॉडी को घुमाकर इधर उधर आपको हील किया जाता है। और एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है जिसमें कि कहते हैं कि ठंडा पानी या फिर सूरज की रोशनी, इन चीज़ों का उपयोग करके भी आपकी बॉडी को हील किया जाता है। वैसे इतने पॉइंट्स आपको नहीं लिखने पड़ेंगे मे बी, तो 5 तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। अगर ज़्यादा भी आ जाते हैं एग्जाम्पल में तो आप इनको भी डाल सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन का आकार देखेंगे कि वो किस मार्क्स में कितने पूछ रहा है आपको। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो 5 पॉइंट्स बहुत होंगे, इनफ होंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का अन्य विषयों के साथ एकीकरण। तो सबसे पहले मैथ के साथ देखिए कि गणित के साथ शारीरिक शिक्षा को हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के उपकरणों का आकार हम किस तरीके से रखेंगे, इसकी मेजरमेंट करने में हमें मैथ यूज़ करनी होगी। बॉल को फेंकना और पकड़ने की संख्या की कितनी बार बॉल को फेंकना है और पकड़ना है, इन चीज़ों को भी मैथ की मदद से ही कैलकुलेट किया जाएगा। हर्डल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ गणित के माध्यम से देखा जाएगा। विभिन्न खेलों की समयावधि कि कौन सा खेल कितने टाइम के लिए होगा, इंटरवल कितने टाइम के लिए होगा, ये सारी चीज़ें मैथ से ही हमें पता चलेगा। और मैचों की संख्या को निकालना, जैसा कि हमने पिछले यूनिट में किया था ना, फिक्सचर तैयार किए थे, तो ये भी गणित की सहायता से ही हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से गणित और शारीरिक शिक्षा आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब दूसरा है विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर क्या होता है कि हम व्यायाम का महत्व समझेंगे कि एक्सरसाइज करने से किस तरह से हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, ये हम साइंटिफिकली तरीके से भी जानेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न विकारों की समझ, क्योंकि साइंस में भी हम पढ़ते हैं और शारीरिक शिक्षा में भी। उसके बाद घर्षण आदि की जानकारी की, फ्रिक्शन वगैरह जो होता है, फ्रिक्शन, उससे चलना, दौड़ना, फिजिकल एजुकेशन में भी आपका काम आएगा। फिर मानव शरीर को जानना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी साइंस का भी एक हिस्सा है और फिजिकल एजुकेशन का भी, तो ये दोनों यहाँ पर आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। संतुलित आहार को समझना कि कौन सी चीज़ें खाने के लिए ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं, इन चीज़ों को भी हम विज्ञान की सहायता से जान पाएंगे। अगला है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में आप खेलों के इतिहास को जानोगे, है ना, और प्राकृतिक वातावरण की जानकारी, विभिन्न भौगोलिक स्थितियों की जानकारी कि कौन से क्षेत्र में कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन से क्षेत्र में कौन से खेल उपयुक्त होंगे। कंपास से दिशा निर्देश, दाएं बाएं, ये सब जानना। और पारंपरिक नृत्यों का परिचय, क्योंकि उसमें भी तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। उसके बाद कला, आर्ट से अगर हम इंटीग्रेट करें फिजिकल एजुकेशन को, तो संगीत के धुनों पर चलना, यानी मार्चिंग, आपने सुना होगा ड्रम बजता है और मार्चिंग होती है,
उसी तरीके से तालबद्ध खेल भी होते हैं जिसमें गाना चला दो और फिर कुछ एक्टिविटी हो रही, फिर गाना बंद होने पे रुक जाएगी, ऐसे गेम। खेल थीम पर चित्रकला, पोस्टर आदि बनाना। नाटक द्वारा शारीरिक विकास हो सकता है, और नृत्य द्वारा भी हम फिजिकल एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, आर्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट 5 यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसमें आपने टोटली सब कुछ पढ़ा कि आजकल की लाइफस्टाइल के रोग क्या हैं और तनाव क्या है, और कैसे हम क्या करेंगे, फिजिकल एजुकेशन को अदर सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपने इस वाले यूनिट में पढ़ा और समझा।